हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे, जहाँ भी होंगे बेहतर होंगे और अपने कार्यों में मगन होंगे। हम लोग इस चैनल के माध्यम से जो बिहार बोर्ड है उसका क्लास 10th का टारगेट बैच स्टार्ट किए थे और कुछ समय पूर्व से हम लोग वीडियो को नहीं देख पा रहे। तो अब रेगुलर वीडियो अपलोड होगा और हम उम्मीद रखेंगे आप लोगों से कि आप लोग इस चैनल से जुड़िए और अपना जो 10th की परीक्षा है उसे अच्छी तरह से गणित विषय को समझिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आइए। तो हम लोग इससे पूर्व जो पढ़े थे, जो पहला वीडियो था उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। इससे पूर्व हम लोगों ने पढ़ा था एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक, एचसीएफ का हिंदी क्या होता है? महत्तम महत्तम समापवर्त। और जो एलसीएम है इसका हिंदी होता है लघुत्तम समापवर्त। ठीक, अब हम लोग आज जो अध्याय पढ़ेंगे वह संख्या से जुड़ी होगी। तो उसे शुरू करने से पहले हम आप लोगों से एक प्रश्न पूछेंगे कि आप लोग यह बताइए, यह जो मैंने लिखा है यह क्या है? तो यह एक है। क्या है? एक। अब अगर बात करें संख्या की, यानी संख्या के प्रकार की, तो यह संख्या के किस प्रकार के अंतर्गत है? तो प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत आएगा? प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। ठीक। ठीक, अब बताइए, अगर हम 0, 1, 2 लिख दिए तो यह किसके अंतर्गत आएगा? 0, 1, 2 किसके अंतर्गत आएगा? तो यह आएगा पूर्ण संख्या। ठीक, किसके अंतर्गत आएगा? पूर्ण संख्या। इसका अब यह बताइए, -1, -2, 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट। अब यह जो है यह संख्या के किस प्रकार के अंतर्गत आएगा? सोचिए तो। यह आएगा पूर्णांक संख्या के अंतर्गत। पूर्णांक संख्या। ठीक, अब हम आगे लिखते हैं। यह बताइए 3/5 यह किसके अंतर्गत है? आप बताइए कि भिन्न संख्या किसके अंतर्गत? भिन्न संख्या के अंतर्गत। ठीक, लेकिन यह भिन्न संख्या है, लेकिन संख्या के प्रकार में जो उसके व्यवस्थित क्रम है उसके अंतर्गत यह किस प्रकार में है? तो परिमेय संख्या के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सके और q जो होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, जहाँ पर p का मान होगा 3 और q का मान होगा 5। यह p और यह q होगा। यह हुआ हमारा परिमेय संख्या। ठीक है, तो अब बताइए, मान लीजिए यह परिमेय संख्या तो कोई होगा ना जो इसके विपरीत होगा, जो परिमेय संख्या नहीं होगा, या इससे आगे होगा। यह बताइए, √2 जो लिखे हैं यह क्या है? √2 क्या होगा? तो अपरिमेय संख्या। इसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक, परिमेय संख्या का अंग्रेजी क्या होता है? रेशनल नंबर। रेशनल और इसका नंबर, और इसका होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ठीक, अब इसे अपरिमेय ही क्यों कहते हैं? इसे परिमेय क्यों नहीं कहते? प्रश्न एक दिमाग में आया। तो देखिए, यह जो संख्या है इसे p बाई क्यू के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते। इसके रूप में p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जब √2 का अगर मान हम बाहर निकालेंगे ना, रूट के बाहर, तो इसका मान लगातार बढ़ते जाए। इसका मान मतलब खत्म नहीं होगा। इसीलिए इसका। ठीक, चलिए अब हम लोग, तो अब ये देखिए p बाई क्यू के रूप में इसे हम लोग √2 को नहीं लिख सकते। अब बात आती है कि हमारे अध्याय की। हमारा जो अध्याय है वह है अपरिमेय संख्या से ही संबंधित, यानी कि इस अध्याय में हम लोग समझेंगे कि अपरिमेय संख्या सिद्ध कैसे किया जाए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग अपने अध्याय की शुरुआत करेंगे। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय
संख्या। हमारा चैप्टर जो होगा वो होगा 1.3। इसको हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग इसके गुणधर्म के बारे में जानेंगे। ठीक, तो हमारा जो गुणधर्म होगा वो पहला होगा यदि परिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। कौन? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम आपस में जोड़े। हम आपस में जोड़े या गुणा करें या भाग करें। पहले हम आपस में जोड़े या घटाव करेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या की ही प्राप्ति होगी। अपरिमेय संख्या की प्राप्ति होगी। यह इसका पहला गुणधर्म, जिसके बारे में आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं जानकारी होगी तो हम लोग आज जान लेंगे और समझ लेंगे। यह क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ करेंगे या घटाव करेंगे तो अपरिमेय संख्या की प्राप्ति होगी। उदाहरण देखेंगे, 3 हुआ परिमेय संख्या प्लस √5। 3 जो √5 अगर मान निकालेंगे तो यह हमें अपरिमेय संख्या के बराबर ही मान होगा। ठीक, अगला परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। इन दोनों का यदि गुणनफल यानी गुणा या भागफल यानी भाग निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो हमें अपरिमेय संख्या की प्राप्ति होगी। अपरिमेय संख्या मतलब जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अब बात आती है उदाहरण की। मान लीजिए हमारे पास 3 परिमेय संख्या है। हमने 3 यही वाला संख्या लिया और अपरिमेय संख्या मान लीजिए √7 लेते हैं। इन दोनों का यदि हम गुणनफल किए तो 3 × √7 = 3√7 होगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को जितना भी हमने बताया होगा समझ में आ गया। हमने अब तक क्या क्या पढ़ा? संख्या के प्रकार के बारे में। संख्या के प्रकार में हमने पहला प्राकृतिक संख्या पढ़ा, उसके बाद पूर्ण संख्या पढ़ा। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को समूह को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा मैंने पढ़ा पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाए, यानी कि प्राकृतिक संख्या में जब हम शून्य को शामिल कर लेते हैं, जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लेते हैं, देखिए यहाँ जोड़ लिखे थे, यानी कि 0+1 नहीं करना है, 0 शामिल होगा उस ग्रुप में, तो हमें क्या प्राप्त होगा? पूर्ण संख्या। ठीक, सब एक दूसरे से संबंधित है। इसके बाद हमने पढ़ा था पूर्णांक संख्या, यानी कि जब पूर्ण संख्या में नकारात्मक संख्याओं को शामिल किया जाए, -1, 2 तो उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब उसके बाद हमने पढ़ा था परिमेय संख्या, यानी जिस संख्या को p/q के रूप में लिखते उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अब बात आती है कि यह जो मैंने लिखा है अपरिमेय संख्या, तो यह क्या होगा? अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो वह होगा हमारा अपरिमेय संख्या। ठीक, अपने अध्याय जो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है उसे शुरुआत करने से उदाहरण का सहारा लेंगे। उदाहरण से पहले हम लोग प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। उसके बाद मैं उम्मीद करूंगा, विश्वास करूंगा कि आप लोग उस जो भी अध्याय में प्रश्न है उसे हल कर पाएंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न होगा वह होगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है? सिद्ध कीजिए, पहला सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसे सिद्ध करना है, तो देखिए जब इसे सिद्ध करना होता है
तो पहले इसमें एक उल्टा हम लोग काम करते हैं। यहाँ क्या करेंगे, √2 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। पहला हमारा जो स्टेप होगा, कदम होगा या चरण समझ सकते हैं, माना कि √2 एक परिमेय संख्या, माना कि √2 एक परिमेय संख्या। जब हम मान ली √2 एक परिमेय संख्या है, तो क्या इस नंबर को, इस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे कि √2 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी ब्रज गुणन करेंगे, यानी तिरछा गुना करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा p √2q। ठीक, मैंने √2 में q से गुना किया तो √2q इधर होता है और p इधर होता है, लेकिन इसे मैंने बदल दिया। एक पहला हमारा समीकरण बना, क्या बना, p √2q। अब हम लोग अगले स्टेप में क्या करेंगे कि इन दोनों तरफ वर्ग करेंगे संख्याओं को, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि जब इन दोनों संख्याओं को वर्ग करेंगे, p² √2q का होल स्क्वायर, p² का होल स्क्वायर। जब हल करेंगे तो p² बराबर 2q² होगा। अब आप लोगों को यह नहीं समझ में आया होगा शायद, √2 क्या जब स्क्वायर किए तो 2 कैसे हुआ। अगर जो लोग पढ़े होंगे पहले से बढ़िया से, तो उसे जानकारी होगी। चलिए हम लोग इसे देखते हैं। √2 का होल स्क्वायर है, क्यू को छोड़ देते हैं, क्योंकि क्यू है तो स्क्वायर हो गया। ठीक, अब देखिए जो रूट संख्या होती है, तो रूट का मान 1/2 के पावर घात 2 में होता है, यानी 2 का जो होगा घात 1/2 होगा। ठीक, रूट का मान 1/2 होता है, घात 2 में लिखते हैं, और यह 2 पूर्व से ही विदित है, लिखित है। इतना हो गया। अब एक घातांक का फॉर्मूला होता है, घात और घातांक जब आप लोग पढ़े होंगे, उसे एक फॉर्मूला होता है। यदि कोई संख्या a है, यदि यदि कोई संख्या a है और उसका घात m है और उनका सबका घात n है, तो हमारा मान a की पावर m इंटू n। तो जब इतना हो गया तो यह a की जगह पर 2 होगा, m की जगह पर 1/2 है और n की जगह पर 2 है। इन दोनों को गुना किए तो 2 के पावर 1 बराबर 2, ये हमारा इतना मान हो गया। ठीक, मान लीजिए इसे दूसरा समीकरण मानते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप लोग अपने नोटबुक पर, यानी जो लेख पुस्तिका है, कॉपी है, उस पर इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कैसे बनेगा। अब आगे क्या लिखेंगे कि जो हम लोग ने अंत में जो अंतिम बनाए थे, तो उसमें क्या लिखे थे वहाँ पर कि p² बराबर 2q²। तो वहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा था कि जो p² था वह 2 से विभाजित हो रहा था। तो अब उसे हम लोग देखेंगे कि p² जो है वह 2 से कैसे विभाजित हो रहा है। ठीक, तो अब लिखेंगे हम लोग, इसको लिख सकते हैं p² को 2 विभाजित करेगा। ठीक, तो अब क्या होगा कि जब p² को 2 विभाजित करेगा, तो इसलिए p को भी 2 विभाजित करेगा, हम लोग लिख सकते हैं। क्योंकि अब p² को 2 विभाजित कर रहा है, तो p को भी 2 विभाजित करें, कैसे, p² बराबर p गुने p लिख देंगे, और देख रहे हैं कि p² को 2 विभाजित कर रहा है, तो इस प्रकार 2 जो है p को भी विभाजित करे। तो यह आप समझ लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने देखा कि p² को 2 विभाजित कर रहा है और तो p भी 2 से विभाजित है। अब हम मानेंगे कि माना कि p
बराबर 2r, p बराबर 2r हमने माना। तो अब इस p को जो है फिर मान रखेंगे, जो पूर्व का समीकरण है उसमें हम लोग इसके मान को रखेंगे और हमारा जो मान होगा वह देखेंगे कि कैसे हम आगे हल कर रहे हैं। तो अब हम लोग इसका मान रखेंगे, p का मान क्या है 2r। अब लिखेंगे और p का मान समीकरण में रखने पर, जब p का मान रखेंगे तो समीकरण हमारा जो 3 था उसमें रखेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा वो हम देखेंगे। तो p की जगह पर हम क्या लिखेंगे 2r का होल स्क्वायर बराबर 2q का स्क्वायर। जब अब देखिए तो 2r है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें 4r स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। ठीक, अब देखेंगे कि हम 4r स्क्वायर है और 2q स्क्वायर है तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो 2r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर हमें प्राप्त हुआ। जब यह देखेंगे कि यह भी सेम उसी के समान होगा जैसे p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ से आगे देखेंगे कि जो 2r स्क्वायर है q स्क्वायर, तो इसको समीकरण 4 मानेंगे और फिर इसी प्रकार से जो पूर्व में प्रक्रिया अपनाए थे उसी प्रक्रिया को पुनः यहाँ पर भी हम लोग अपनाएंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे कि चूंकि q स्क्वायर को 2 विभाजित करेगा तो क्या होगा कि जब q स्क्वायर को 2 विभाजित करेगा तो इसलिए q को भी 2 विभाजित करेगा। और यह देखेंगे जिस प्रकार जो पी स्क्वायर वाला किए थे कि इसमें भी यह 2 से विभाजित कर रहा था पी को, ठीक उसी प्रकार क्यू स्क्वायर को भी जो है 2 विभाजित कर रहा था, तो अतः क्यू को भी 2 विभाजित करेगा। हम आपको पूर्व में ही यहाँ पर बता चुके थे। तो अब देखिए ये देखेंगे जो 4 था 4/2 है, ठीक इसको एक उदाहरण से देखते हैं। तो अब जब 4 को हम 2 से भाग दिए तो हमें क्या प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ। अब 4 का गुणनखंड करें तो 4 का गुणन क्या होता है 2 गुणन 2/2, 2 से 2 कट गया हमें प्राप्त हुआ 2। यानी कि जिस प्रकार 4 में 2 से विभाजित करने पर विभाजित हो रहा था फिर उसी प्रकार उसके गुणनखंड को विभाजित करने पर भी वह विभाजित हो गया। अब लिखेंगे इस प्रकार हम पाते हैं कि तो अब हम लोग देखेंगे कि इस प्रकार जो हम पाते हैं कि P और Q का जो गुणनखंड है या जो कॉमन है उभयनिष्ठ है वह एक के अतिरिक्त दो भी क्या है कि देखिए अब जैसे P और Q का जब हम गुणनखंड किए और वहाँ पर जब कटाया तो देखे कि दो भी P स्क्वायर को P को विभाजित कर रहा था और Q स्क्वायर एवं Q को भी 2 विभाजित कर रहा था। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि P और Q में एक के अतिरिक्त संख्या 2 भी गुणनखंड के रूप में है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे। अब हम मानेंगे कि जो P और Q है वह क्या है एक सहअभाज्य संख्या है। हम लिखेंगे P और Q बराबर सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या इसका मतलब क्या होता है कि वैसी संख्या जो सिर्फ एक उसका उभयनिष्ठ हो, यानी कि उसका जो एचसीएफ हम निकालें तो वह क्या हो एक के बराबर। अब एचसीएफ मतलब जब हम इन दोनों का कॉमन करते हैं तो वह एक संख्या है, लेकिन हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि एक के अतिरिक्त क्या है एक के अतिरिक्त संख्या 2 भी गुणनखंड के रूप में है। अब लिखेंगे कि अतः हम पाते हैं कि हमारी कल्पना गलत है। क्या है कि हमने माना था कि √2 जो है एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर जो परिमेय है तो वैनिष्ठ मिल रहा है। तो इससे हमारा निष्कर्ष निकला कि √2 एक, इससे निष्कर्ष निकला क्या कि √2 एक अपरिमेय संख्या है।
इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि कैसे √2 को सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या मतलब वैसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो लिखेंगे इसमें भी क्या करेंगे कि ठीक इसके विपरीत पहला कदम उठाएंगे। यह दिया है ना कि एक अपरिमेय संख्या है, तो अब की बार हम लोग मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है और उसके बाद हम लोग फिर प्रश्न को हल करेंगे। चलिए हम प्रश्न लिखते हैं। दूसरा हमारा होगा दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसे संख्या समझिएगा, ठीक। अब इसे हल करेंगे तो पहला स्टेप क्या होगा कि इसे विपरीत माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। हमने गुणधर्म में आप लोगों को बताया है कि जब भी परिमेय और अपरिमेय का घटाव होगा तो हमें अपरिमेय ही प्राप्त होगा, लेकिन हमें हल करने के लिए इसे परिमेय संख्या मानना पड़ रहा है। इससे आप लोग घबराइएगा नहीं। जब हम इसे 5 माइनस √3 को परिमेय मानेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं कि 5 माइनस √3 इज इक्वल टू a/b। इतना हुआ। तो जो a/b है वह सअभाज्य संख्या है, जहां लिख सकते हैं यहाँ पर आप लोग, जहां a और b सअभाज्य संख्याएं हैं। सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य कहने का मतलब हुआ HCF जो है इसका एक हुआ। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो 5 माइनस ab इज इक्वल टू √3 लिख सकते हैं। इतना हुआ। तो इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पुनः इसे व्यवस्थित करेंगे। हमने इस रूप में भी लिखा, अब एक और रूप लिखेंगे। यह हुआ मान लीजिए हमारा समीकरण 1। जब इसे पुनः व्यवस्थित करने पर जब इसे पुनः व्यवस्थित करेंगे तो हम क्या देख सकते हैं कि देखिए इतना आप लोग लिख लिए। अब हम लोग अगर इसे लिख सकते हैं इस प्रकार में √3 इज इक्वल टू 5 माइनस a/b। इतना हुआ। तो जब यह 5 माइनस a/b क्या है, यह 5 माइनस a/b एक परिमेय संख्या है। तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक। इतना भी होगा। इतना आप लोग लिख लिए। अब हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि 5 जो है एक परिमेय संख्या है
और ए बाई बी भी परिमेय संख्या है। जब 5 माइनस ए भी एक परिमेय संख्या है तो इसका परिणाम भी हमें परिमेय के रूप में प्राप्त होगा। ये एक कल्पना है, यह सत्य नहीं है, यह कल्पना है। अब हम इसे आगे बढ़ेंगे जब, तो हमें एक मान की प्राप्ति होगी। जब √3 हमें परिमेय प्राप्त हुआ तो यह क्या हो रहा है, इससे इस तथ्य का विरोध होता है कि तथ्य का विरोध होता है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हम लोगों ने क्या देखा था, 5 माइनस ए भी एक परिमेय संख्या है। तो जब यह परिमेय संख्या होती है इसका आंसर भी हमें परिमेय संख्या की प्राप्ति होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे इस तथ्य का विरोध होता है कि आगे लिखेंगे, इससे इस तथ्य का विरोध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब यह क्यों हो रहा है, इस तथ्य का विरोध क्यों हो रहा है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि मैंने पूर्व में माना था कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। तो अब आगे हम लिखेंगे, यह इस कारण हुआ कि हमने कल्पना की थी कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। हमने पूर्व में कल्पना किया था कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमें √3 भी अपरिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार निष्कर्ष निकला कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, उम्मीद है कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। तो अब हम लोग हमारा अब अगला प्रश्न होगा, जो यह तीसरा प्रश्न होगा। फिर अगला प्रश्न है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है हमारा प्रश्न, कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसे हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 3 एक परिमेय संख्या है और √2 है एक अपरिमेय संख्या। तो हमने आपको प्रमेय में बताया था, जो प्रमेय था 2 प्रमेय बताए थे, जिसमें कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को गुणा करें तो अपरिमेय संख्या की प्राप्ति होगी। तो अब हम लोग इसको जस्ट विपरीत मानेंगे। अपरिमेय के विपरीत क्या मानेंगे, यह परिमेय संख्या है। तो माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, जब 3√2 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि 3√2 इक्वल टू a बाई बी। क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है, उसे p बाई क्यू के रूप में, यानी कि भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि तिरछा तिरछी गुण, तो हमें प्राप्त होगा √2 बराबर a बाई 3b। वहाँ पर 3 को हमने हटा दिया, √2 को ऊपर लेके चल रहे। चूंकि a 3 एवं b जो है वह एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी एक
परिमेय संख्या हुआ। √2 भी एक परिमेय संख्या हुआ, चाहे होगा जो भी है। अब देखिए हमने तो 3√2 को भी परिमेय संख्या बनाया और यहाँ पर √2 को भी परिमेय संख्या बना दिया। सब हम गलत काम कर रहे हैं, जो भी इसके विपरीत काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ना भाई हम अपरिमेय है, हम कहेंगे ना तू परिमेय है, लेकिन हम तुमको बताएंगे तू अपरिमेय कैसे है। तो इतना आप लोग उतारिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए √2 को परिमेय संख्या मान लिया, लेकिन आप जानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो यहीं पर लिखते यहीं पर लिखते हैं। इससे इस तथ्य का विरोध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे विरोध हो रहा है इस तथ्य से, क्योंकि हमने तो यहाँ पर परिमेय दिखाया, लेकिन हम जानते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। जब यह हो गया कि √2 एक अपरिमेय संख्या, इसका विरोध कर रहे हैं, तो इस प्रकार जो होगा, इस प्रकार यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। इस प्रकार की घटनाएं हमारी गलत कल्पना की वजह से हुई है। क्या? क्योंकि हमने माना था कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार की घटनाएं चाहे बातें जो भी है हमारी गलत कल्पना की वजह से है। अतः निष्कर्ष निकला कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब आप लोग इसे अपने नोट पुस्तक में जो कॉपी है उसमें उतार लीजिए। हाँ, आप देखिए हम लोगों ने आज की वीडियो में क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले संख्या के प्रकार के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने जो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या इन दोनों के आपसी संबंध, यानी कि जोड़ घटाव गुणा भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, उसके बारे में अध्ययन किया। उसके बाद हम लोगों ने जो प्रश्न है उसे हल करना सीखा। पहला प्रश्न था हमारा, सिद्ध करें या दर्शाएं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए मैंने क्या किया, पहला चरण हमने माना कि यह एक परिमेय संख्या है, हम उसके विपरीत चलेंगे। उसके बाद उसे p/q के रूप में लाए, फिर उसके बाद उसका वर्ग किए, फिर उसके बाद उसमें से 2 को गुणनखंड के रूप में निकाले। फिर उसके बाद हमने दर्शाया कि यह एक के अतिरिक्त इसमें 2 गुणनखंड भी है, तो यह एक अपरिमेय संख्या हुआ। ठीक इसी प्रकार और एक प्रश्न लिए 5 √3 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद हमारा जो अंतिम प्रश्न है 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने 3 प्रश्न और तीनों अलग अलग प्रकार से आप लोगों को बता दिया। तो हम उम्मीद करेंगे, विश्वास करेंगे कि आप लोगों के अध्याय में जो भी प्रश्न दिए हैं उसे आप लोग हल कर पाएंगे। तो हम लोग आज का जो क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं, यहीं पर हम लोग अंत करते हैं। और अगले वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो कि दशमलव से संबंधित होगा। तो आप लोग अपने से भी उस अध्याय को पढ़ करके आइएगा। उसके बाद हम लोग इस क्लास में चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन मंगलमय हो।